हाँ जी बचाओ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बचाओ, तो इसमें मीटर ब्रिज करना था ना हमें। कोई डाउट बचो इसमें? मीटर ब्रिज तो वैसे बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। एक्सरसाइज 1 में बचाओ। एक्सरसाइज 1 ऑल्सो डन बचाओ। ओके। थ्री है बच्चों, कहाँ से होनी थी डिस्कस? हाँ बच्चों, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, सी का सेकंड, एक ये मैंने आपको कहा था। इससे बच्चों आपको एक बात समझनी है कि जो NeAVD वाला फॉर्मूला है वो तो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है ना। ये कौन सा कोई ऐसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और वो कोलाइड करते हुए जा रहे हैं? क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? और आप ये सोच पा रहे हो कि here NeAVD इज नॉट एप्लीकेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? तो वो तो लगना नहीं। अब अगर आप सोचो तो आपको तो बस ये देखना है कि ये जो दो क्रॉस सेक्शंस थे, ठीक है, अगर मैं जैसे दो क्रॉस सेक्शंस बनाता हूं तो इन क्रॉस सेक्शंस में मतलब हमें ये देखना है कि क्रॉस सेक्शन ए में कितना चार्ज निकल रहा है यूनिट टाइम में और बी में कितना निकल रहा है यूनिट चार्ज। ठीक है ना? तो चार्ज तो वही है ना। जितना चार्ज ए से निकलेगा उतना ही चार्ज बी से भी निकलेगा। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन
को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, वो तो नेग्लिजिबल है। हमें तो बस ये देखना है कि कितना चार्ज निकल रहा है, तो वो चार्ज तो सेम ही है ना, तो इसलिए करंट सेम आ जाएगा। समझ गए बच्चों? ओके, आगे बच्चों, ई पार्ट, एनी डाउट्स? एफ पार्ट, जी पार्ट, जी के सिक्स्थ को करने का बच्चों आसान तरीका क्या है, उस पॉइंट ओ को ना प्लेन में ही ले आओ। सबसे पहले तो प्लेनर फिगर बना लो, ठीक है, फिर आसान हो जाएगा उसको विजुलाइज करना। मतलब ओ पॉइंट को डायरेक्टली उसके बिल्कुल नीचे ले आओ यहाँ पे, तो वो उसके चारों डायगोनल्स में एक तरह से रेजिस्टर्स आ जाएंगे और सारा कुछ, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, जी का एट्थ, सेवंथ, सेवंथ आपको क्या कहा है, इक्वल रेजिस्टेंस नहीं एंड दी। तो देखो बच्चों, इसको ना इस तरह से विजुलाइज करो, मैं इसका इस साइड से जो व्यू है वो बना रहा हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये एफ है, ये डी है। ठीक है, और ऐसे ही इसके पीछे है। तो ध्यान से सोचो, क्या सर्किट को ए से, करंट को मतलब ए से एफ या ए से डी में कोई फर्क लग रहा है? बिल्कुल सेम दिख रहा है ना एफ और डी में। तो उस कारण से क्या हो जाएगा, एफ और डी पॉइंट्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल आ जाएंगे। ऐसे ही सी और ई पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल आ जाएंगे, तो बस उससे हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे, एट्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4 is a square, तो इस केस में क्या होगा कि क्वेश्चन में ऐसे
वर्टिकल सिमेट्री है, करेक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो करंट इधर से आ रहा है वो इधर को जाएगा, जो इधर से आ रहा है वो इधर को जाएगा। तो आप उनको मतलब इस तरीके से अलग कर सकते हो। ठीक है जी, तो बस इस सर्किट को एक बार मॉडिफाई करके बना लो और हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक जो गलती कर सकते हो वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये मत मान लेना कि रेजिस्टेंस हर ब्रांच की सेम है। आपको ये कहा है कि एक होमोजेनस वायर यूज की है, तो बेसिकली इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस पर लेंथ सेम होगी। रो एल बाय ए होता है ना, तो मतलब डायगोनल वायर्स की रेजिस्टेंस अलग होगी कंपेयर टू द स्ट्रेट वायर्स। आई थिंक यही गलती हुई होगी। आगे। एच पार्ट बचो। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? एक तरीका तो है बिल्कुल नॉर्मल सर्किट बना के कैलकुलस लगा के कर दो, है ना। और कोई शॉर्टकट मेथड? मतलब विदाउट यूजिंग कैलकुलस? किसी ने किया? सी व्हाट यू कैन डू इज, देखो बच्चों, आप ये जो 6 और x हैं, ठीक है, इनको भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस का ही पार्ट बना दो। बना सकते हैं? तो अब बस क्या करना है कि y के अक्रॉस पावर मैक्सिमम कब होगी, कि y की पावर मतलब कि y की वैल्यू इक्वल टू बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो इससे सीधा हो जाएगा। लेट ऑल।
तो जो फोर्थ का क्या आंसर दिया हुआ है? ओके, ये हो गया था सबका फोर्थ। ठीक है जी। आई हो गया था बच्चों, पहले डिस्कस किया नहीं? तो एनीवेज बताओ मुझे, अगर आई में कोई डाउट है तो। अभी किया नहीं क्या बच्चों आई पार्ट? ओके, गुड। जे पार्ट? जे का फोर्थ क्वेश्चन। M rows n identical cells are fixed and n can be varied keeping total number of cells in the circuit fixed. For power consumption by R to be maximum, the value of R will be. ये कुछ अजीब है ना कि R कोई फिक्स्ड बोला है और R की वैल्यू पूछी है ना? क्या कहना चाह रहे हैं वो?
The total number of cells are constant. जो वैसे अगर हम बनाएं एक्सप्रेशन पावर का बनता क्या होता है? ये बनता है ना बच्चों? तो वैसे तो पावर ये होती है। अब अगर हम कह रहे हैं कि R फिक्स्ड है, कैपिटल R इज फिक्स्ड, है ना? तो अगर हम वैसे सोचें कि मतलब क्वेश्चन की सेंस तो ये बनेगी कि चलो अगर कैपिटल R फिक्स्ड है तो M और N को हम किस तरीके से अरेंज करें सच दैट मतलब कैपिटल R फिक्स्ड हो गया और एक भी नो कि द प्रोडक्ट M इंटू N दैट इज फिक्स्ड, कि M और N को हम किस तरीके से फिक्स मतलब बनाएं, क्या वैल्यूज हैं उनकी कि पावर जो है वो मैक्सिमम आ जाए। विल दैट मेक सेंस बच्चों? तो ईएमएफ क्या बन जाएगी बच्चों? ईएमएफ बच्चों ये बन जाती है, एन ई बाय एम बन जाएगी। चेक करो। एक रो की एन ई बनी ना, और ऐसी एम रोज हो गई पैरेलल में। तो एन ई बन जाती है क्या? एन ई बन जाएगी, करेक्ट। देखो बच्चों यही बनती है, ऐसे लिखोगे ना आप। हर ब्रांच की ईएमएफ एन ई हो गई और उसकी रेजिस्टेंस एन आर हो गई। तो एन ई बाय एन आर प्लस वन इंटू एम टाइम्स अपॉन वन बाय एन आर लिखेंगे हम, एम टाइम्स एम एम कट गया, एन ई आ गया सिर्फ। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या बन गई? एन आर बाय एम। तो पावर जो है वो बन गई आर ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस बाय एम होल स्क्वायर।
यहाँ से बच्चों कैन बी कमेंट एनीथिंग, देखो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों। नाउ कैन वी कमेंट एनीथिंग बच्चों कि बेसिकली आपको डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा करना है। Does it make any sense? R by m plus R by m को मिनिमाइज करना है हमें। अगर mn कोई कांस्टेंट है उसको c डाल दें तो we get R by n plus n R by c. This quantity should be minimum. Now can we comment anything? कि n की किस वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम होगी? ट्राई करो बच्चों।
हाँ बच्चों, क्या बना? बच्चों आपकी स्मॉल एन की वैल्यू क्या किया आपने? सबने डिफरेंशिएट किया? तो डिफरेंशिएट करके आपकी वैल्यू ये आ रही होगी ना, रूट आर सी बाय आर। हाँ, करण बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। इस मेथड में बच्चों बस एक गलती है, वो ये कि बेसिकली ये डिफरेंशिएट तो हम कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? एन तो आपका इंटीजर है ना। आप बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो? तब अगर उसको डिफरेंशिएट करके सब कुछ करके एन आपका पॉइंट्स में आ गया कुछ 0.3 0.4, तो क्या एन ऐसा हो सकता है? समझ गए प्रॉब्लम? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं फिर? मतलब हम ये कह देते हैं कि एन अप्रोक्सीमेट आ गया, मतलब देर इज नो एग्जैक्ट वे बेसिकली। जैसे मान लो सॉल्व करके एन आपका 2.5 आ गया, है ना? तो हम कहते हैं कि यार एन 2 और 3 के बीच में ही होगा कुछ, तो हम 2 से भी चेक कर लेते हैं, 3 से भी चेक कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, और उससे निकलवा लेते हैं। हाँ बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन? बच्चों क्लियर? ओके, आगे बच्चों इस पार्ट में और कोई डाउट? 8th question. EMF of storage battery is 90 volt before charging and 100 after charging. When charging began, the current was 10 amperes. What is the current at the end of charging if internal resistance of the storage battery may be taken as constant equal to
when charging began the current was इसमें तो आई थिंक इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि एक्सटर्नल जिसके थ्रू हम चार्ज कर रहे हैं वो वोल्टेज कांस्टेंट है, ऐसा कुछ आई थिंक अज्यूम करना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। राइट, कि फिर ये बन जाएगा कि E इज इक्वल टू 90 प्लस 2 into 10, पहले इतना पोटेंशियल डिफरेंस और बाद में वो बन जाएगा 100 प्लस 2i। अंडरस्टूड? हिट क्वेश्चन? ओके, बच्चों 7th का आंसर आ रहा है? बैटरी की EMF 6 हो गई, जब 60 लगाया है तो पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी इज 0.4। दिस इज पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाली पावर की बात हो रही है। व्हाट शुड बी द लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R so that maximum power will be dissipated in capital R। तो हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, so basically we are plotting potential as a function of distance starting from the center of the wire and we are going in the direction of current। तो वो तो जब हम पहले इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, है ना? फिर जब हम ऑपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर जब हम आगे आएंगे तो पोटेंशियल कम होएगा। तो डी तो आउटराइटली एलिमिनेट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट एक बच्चा जो उन्होंने दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया है,
है ना? बताओ वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, लेस देन ई होना चाहिए? लेस देन ई होना चाहिए, राइट? तो तो सीधा ही बी ऑप्शन ही बची। हाँ ये जरूर है बच्चों कि ये मतलब थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं बना हुआ, मतलब आइडली ये कुछ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये फिगर ऐसे होना चाहिए था ना। है ना, मतलब जो बी ऑप्शन है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स के पोटेंशियल अलग अलग हो गए, बट वो तो सेम होंगे ना, उसी पॉइंट पे ही वापस आ रहे हैं। ये बात समझ आई बच्चों? बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस तो क्लियरली वो बेस्ट बन ही जाता है। आओ बच्चों, हो गया क्लियर? ओके, और बच्चों इसमें कोई? 15th question. Circuit containing a battery, positive charge inside the battery. Positive charge inside the battery. D आना चाहिए, है ना? Does not move. नहीं, बैटरी के अंदर तो आयंस तो मूव कर सकते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर आयंस तो मूव करते हैं, तो डी तो नहीं आएगा। वो तो कंडक्टर के अंदर होता है, जैसे सॉलिड कंडक्टर होता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन की बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है। तो इसके हिसाब से बी बनता है। अंडरस्टूड? ये कुछ और दिया हुआ है बच्चों, ये ठीक है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो सबको पोटेंशियोमीटर समझ आ गया था जितना हमने किया था? कैसे उसका फिगर बनाया था, उसमें क्या प्राइमरी का रोल है, क्या सेकेंडरी का रोल है, और किस तरह से सेकेंडरी वाली बैटरी की पोलैरिटी होनी चाहिए, है ना, और जो उसकी वैल्यू है वो प्राइमरी वाली से कम होनी चाहिए, तभी नल पॉइंट मिलेगा हमें। बच्चों सबको समझ आ गया ये, है ना? ओके, यहां से बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगली टर्म जो बना सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। या चलो इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, उससे ग्रेडियंट बना देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो बच्चों जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा?
क्या बन जाएगा बच्चों? आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना? जो कि क्या बन गया? आई क्या ड्राइव किया था हमने? पी ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है बच्चों? अब बच्चों यहां से हम टर्म बनाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों बताओ 11th क्लास की नॉलेज से पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होना चाहिए? दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, राइट? ग्रेडियंट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होती है ना? करेक्ट बच्चों? तो अब बच्चों क्या है, इसका क्या है कि इसको अब आप वेरियस फॉर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है ना? एक तरीका तो इसको लिखने का ऊपर वाला ही हो गया कि ई आर डब्ल्यू ओवर एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर डब्ल्यू। तो उसको मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का? देखो बच्चों, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में आर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दूं बच्चों एज रो एल बाय ए, क्या बन जाएगा? आर प्लस आर अपॉन रो इंटू ए प्लस एल। अंडरस्टूड बच्चों? तो मतलब वाई आई एम राइटिंग इट दिस वे इज, या मतलब जो भी वे इसमें मैं लिख रहा हूँ कि मतलब you should be able to find out variation of potential gradient with any of the quantities, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है कि मतलब किसी भी क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या हो। क्या बच्चों? तो ये बच्चों ये एक्सप्रेशन पता है तो इससे आप निकाल ही लोगे, है ना? तो वैसे बच्चों प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हुए वो चेंज किया जाता है आर से। आपको याद है प्राइमरी सर्किट में हमने आर को वेरिएबल दिखाया था? देखो वो इसीलिए दिखाया था, ठीक है। आर का जो वेरिएबल रखने का रोल होता है वो यही होता है कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्लियर सो फार? कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। बच्चों आगे समझ? लिख दो यार, यस नो। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों दो ब्रॉड एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन is to compare EMFs of two cells. ठीक है जी, तो इसके लिए हम जो सर्किट बनाते हैं प्राइमरी तो भी नो की फिक्स्ड रहेगा। सेकेंडरी देखो बच्चों क्या करते हैं। तो ये बच्चों कैसे बनाते हैं हम सॉर्ट ऑफ पैरेलल में।
तो जो सबसे पहले मान लो ऊपर वाली की क्लोज्ड है K1, ठीक है, K2 ओपन है, और ये हम सीधा मान लेते हैं कि ये नल पॉइंट वाली ही रीडिंग है। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ आ गई, लेट्स से दिस इज L1, मतलब आवर फर्स्ट स्टेप इज टू क्लोज K1, ठीक है, open K2 and measure null point। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास ये लेंथ L1 आ गई। एंड बच्चों ऑफ कोर्स जब नल पॉइंट होगा ही तो हमें पता है कि सर्किट में क्या हो रहा होगा, कोई भी करंट आई है जो ऐसे पूरे का पूरा प्राइमरी में फ्लो कर रहा होगा, इधर सेकेंडरी में तो कुछ जाएगा नहीं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, सेकेंडरी सर्किट की एट दिस पोजीशन। देखो ध्यान से, ये बन गई बच्चों E1 माइनस रो L1 by A into I is 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ये भी कह सकता था ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। देखो बच्चों ध्यान से, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उल्टा कर दो, ओपन K2 क्लोज K1, फिर से नल पॉइंट मेजर कर लेंगे हम बच्चों। मान लेते हैं वो किसी L2 के करस्पॉन्डिंग आ गया, वो इस फिगर में हम ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, जैसे रेड से, कि जब नीचे वाला K2 क्लोज किया था उस टाइम पे मान लेते हैं गैल्वानोमीटर यहाँ आया था, जिसका करस्पॉन्डिंग लेंथ L2 थी। आ गया है समझ बच्चों क्या किया। ओके, अब क्या बन जाएगी किरचॉफ, अब हमारी बन जाएगी E2 is equal to rho L2 by A into I, isn't it? अब मतलब आप समझ गए होगे हमने किस तरह से कीज बंद की हैं। प्रैक्टिकली तो उसका मतलब ये है कि एक बार सर्किट के अंदर आप E1 बैटरी को लेके आए हो और एक बार सर्किट के अंदर आप E2 बैटरी को लेके आए हो।
है ना। जब आप इनको डिवाइड करोगे, व्हाट डू वी गेट? E1 by E2 is equal to डायरेक्टली L1 by L2। तो सीधा सीधा ऐसे कंपेयर हो जाती है। आ गया समझिए बच्चों? तो बच्चों आप इस मेथड का एडवांटेज देख रहे हो कि इस मेथड में देयर विल बी नो एरर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्योंकि वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं आया। और जो गैल्वेनोमीटर है उसका भी कोई रोल नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस का भी। हाँ बच्चों बोलो, आगे समझिए। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो फिर से बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर ऑब्वियसली वो सेल लग जाएगा जिसकी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढनी है। ठीक है जी। और यहाँ पे बच्चों एक जो एक्स्ट्रा हम काम करते हैं वो ये है कि एक नॉन रेजिस्टेंस, लेट्स से आर नॉट, वो हम लगा देते हैं एंड पैरेलल विद दिस। ठीक है, और ये यहाँ पे की है कि ठीक है बच्चों, समझ आ गया सर्किट सेकेंडरी कैसे बना? तो अब बच्चों बस करना क्या है, एक बार हमने इस के को ओपन रखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किरचॉफ लिखी, फिर के को क्लोज कर दिया, ठीक है। मान लो जब के को
ये वाला जो मान लो फिगर बना हुआ है ये के ओपन वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों लेंथ आ गई लेट्स से L1। तो यहां से क्या बन गई बच्चों किरचॉफ? सेकेंडरी की वही करंट आई, सेकेंडरी की तो बच्चों वही इक्वेशन बन गई ना, E माइनस रो L1 by A into I is 0, so we get E is equal to rho L1 by A into I। अब हम बच्चों की क्लोज कर देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ मान लेते हैं L2, उसको रेड से दिखा देते हैं जैसे पिछले फिगर में किया था। तो बच्चों आप एक बात देखो, जब हम ये की क्लोज कर देते हैं और हम फिर से नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि सेकेंडरी के अंदर भी अब एक लूप तो बन रहा है, क्लोज लूप, है ना? मतलब उसके अंदर तो करंट फ्लो कर ही सकता है, नथिंग इज स्टॉपिंग करंट टू फ्लो फ्रॉम देयर। तो उस टाइम पे हम दिखा देते हैं कि लेट्स से ऐसे बच्चों करंट तब एक्स फ्लो कर रहा है ना? ऑब्वियसली ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये एक्स करंट नीचे वाले लूप में फ्लो कर रहा है, राइट बच्चों? तो बच्चों आप मुझे इस केस में अब किरचॉफ लिख के सारा कुछ सॉल्व करके, अच्छा बच्चों एक सेकंड, ये कंफ्यूजन हो जाए, ये नीचे वाली रेजिस्टेंस जो है जो अननोन है, शो इट एज, ये ये ना सेम लग रहे हैं E और R, just show them as E dash and R dash, right? तो इधर भी E dash आ जाएगा। ओके, आप बच्चों अब मुझे दूसरे वाले केस के लिए किरचॉफ लिख के सारा कुछ सॉल्व करके बताओ कि फिर R डैश की वैल्यू क्या आ जाती है। ये जो R नॉट है ये आपको पता है, ये नॉन रेजिस्टेंस है जो आपने खुद लगाई है।
नहीं विदुषी, ट्राई अगेन। हाँ नवदा ठीक है, गुड। हाँ बच्चों देखो, ये सेकंड और थर्ड किरचॉफ समझ आ रही है मैंने कैसे लिखी, और उससे कैसे अगला रिजल्ट लिखा।
ठीक लिखा मैंने या कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, तो उल्टा लग गया बस। अंडरस्टूड बच्चों? तो इसको भी ना हम ऐसे याद रखेंगे, मतलब L1 L2 तो याद नहीं रहेंगे ना बाद में कि क्या होते हैं। तो ऐसे लिख लो, L1 कौन सा था की ओपन वाला, तो LO/LC लिख लो। ये ज्यादा इजी फॉर्म है याद रखने वाली। तो अगेन बच्चों आप देखो कि सारा कुछ कट कटा के सब कुछ जो है वो मतलब लेंथ्स की टर्म्स में ही आ गया उनकी रेशो में, राइट? बच्चों देखो समझ आ गया ये? बोलो बच्चों समझ आ गया? ओके। तो बच्चों दो तीन बातें और, मतलब ऐसे हो गया पूरा। सी, एक तो बच्चों सबसे पहले ये कि मतलब हमें ये समझना है कि फिर ये प्राइमरी सर्किट में जो हमने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह, उन सब चीजों का काम क्या है ना? देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मैंने स्पेशली ना इसीलिए लिखा था यहाँ पे ऐसे, ये देखो E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, ठीक है? तो बच्चों मान लो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपका जो नल पॉइंट है वो लेफ्ट पॉइंट के बहुत ही पास आ रहा हो, मतलब जो लेंथ L1 है वो बहुत ही कम आ रही है, जिसमें आपको मेजर करने में भी दिक्कत आ रही है ना? तो फिर उसका क्या तरीका होगा कि क्या किया जाए? तो हम चाहेंगे कि हमारा L1 थोड़ा बड़ा आ जाए, है ना? तो ये वाले स्टेप को देखो बच्चों, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे L1 की लेंथ थोड़ी ठीक ठाक चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेंज कर सकता हूं, राइट? उल्टा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी आ रही हो। समझ गए बच्चों? तो उसके हिसाब से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को एडजस्ट कर देते हैं। क्या बात समझ आ गई बच्चों? दूसरी बात बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या अननोन ढूंढना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम सेकेंडरी सर्किट चेंज कर देते हैं। तो जैसे हमने ये फर्स्ट केस में सेकेंडरी इस टाइप से बनाया, जो सेकंड केस है उसमें सेकेंडरी इस टाइप से बनाया कि R0 ऐसे पैरेलल में ले लिया, है ना? तो बच्चों यहाँ से माइंड में एक डाउट आ सकता है कि यार कि हमें कैसे, मतलब एकदम माइंड में आएगा कि R0 को ऐसे पैरेलल में लगा के काम चल जाएगा, है ना? फॉर दैट मैटर कि R0 कोई अलग से कोई नॉन रेजिस्टेंस लो, ये इटसेल्फ ही माइंड में नहीं आ सकता, है ना?
तो उसका आंसर ये है बच्चों कि ये जो दो केसेस हैं, ठीक है, ये तो दो हैं स्टैंडर्ड केसेस, ये तो हमारे को याद ही रखने हैं, ठीक है। मान लो इसके अलावा कोई कोई और मॉडिफिकेशन आ भी जाती है, तो वो मॉडिफिकेशन कैसी आएगी, जिसमें आपको सेकेंडरी बना के दिया होगा, तो आपको तो फिर बस उसके अकॉर्डिंग बस किरचॉफ लिखनी आनी चाहिए, समझ गए। तो मतलब यू विल बी नेवर रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट कि हाँ जी सेकेंडरी कैसा होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आगे बात समझ बच्चों। ओके, फाइनली बच्चों बस एक लास्ट टर्म लिख लो सेंसिटिविटी से रिलेटेड। हम एक और टर्म बनाते हैं बच्चों, सेंसिटिविटी। तो बेसिकली ये टर्म हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम इस टर्म की बात करते हैं बच्चों। सेंसिटिविटी का बच्चों मतलब बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होता है सेंसिटिव होने का? कि हम किसको कहते हैं सेंसिटिव, कि यार जरा सी बात का बुरा मान गया, जरा सी बात पे ज्यादा रिएक्ट कर गया, isn't it? तो ऐसे ही बच्चों अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा पोटेंशियोमीटर या कोई भी डिवाइस सेंसिटिव है, उसका क्या मीनिंग होगा? कि अगर हम कुछ भी चेंज करें, कोई भी हमारे अननोन में या किसी भी चीज में कुछ चेंज करें, तो हमारे डिवाइस की जो रीडिंग है उसमें ठीक ठाक चेंज आ जाए। समझ रहे हो बच्चों? पोटेंशियोमीटर की रीडिंग है क्या बच्चों? पोटेंशियोमीटर से हम किस क्वांटिटी की रीडिंग ले रहे हैं? लेंथ की, है ना? तो पोटेंशियोमीटर के केस में बच्चों सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो वो रीडिंग ले रहे हैं, हम जो भी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसमें कितना चेंज आता है करस्पॉन्डिंग टू एनी चेंज इन सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, अब फिर से उसी वाली टर्म को देखो। बच्चों अगर मैं चाहता हूं कि मेरा L1 बड़ा है, तो उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? छोटा, है ना? तो उसके हिसाब से बच्चों सेंसिटिविटी को ना डिफाइन कर दिया जाता है सिंपली 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ रहे हो बच्चों कि भाई ऑब्वियसली जितना ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वांटिटी छोटी होगी, उतनी जो लेंथ्स आएंगी वो बड़ी बड़ी आएंगी सारी।
अगर सारी लेंथ्स ही बड़ी आ रही है तो मतलब उनमें जो चेंज आएगा बच्चों वो भी बड़ा आएगा, है ना। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, तो मतलब मैं ये आपको बस इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जैसे मैं आपको पहले ऊपर बताया था ना मैंने आपको कि वेरिएशन इन पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लेते हैं, तो कई बार वेरिएशन इन सेंसिटिविटी भी पूछ लेते हैं, तो वो बस इन्वर्स करके हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। बच्चों एक तो आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है बहुत ध्यान से, ठीक है, और एक्सरसाइज 01 का लास्ट पार्ट कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, दिस चैप्टर इज ओवर। चलो, ओके बच्चों, बाय। बच्चों ठीक है, ओके बाय। कोई कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता अब तुम में से।